हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पुर्तगालियों का आगमन। भारत में किस तरह से वो पुर्तगाली आए, उसका आगमन को हम लोग को पढ़ना था। और आपको पहले पार्ट में इसका पढ़ाया भी गया था कि वास्को डी गामा किस रूट का प्रयोग करके भारत वो आए। लेकिन थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था पहले वीडियो में कि अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु के पास एक द्वीप को बताया गया था, जहां बाय मिस्टेक मोजाम्बिक लिखा गया है, जबकि मोजाम्बिक नहीं होगा, मेडागास्कर होगा। तो सभी कोई अपने नोट्स में सुधार कर लेंगे। तो अब हम आके बात करते हैं वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के सहयोग से, एक भारतीय के सहयोग से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया और इस प्रकार से वो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियों के साथ साथ प्रथम पुर्तगाली भी बन गया। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी घाट के मालाबार तट में स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इस प्रकार से पुनः भारत और यूरोप के बीच संबंध, व्यापारिक संबंध फिर से जुड़ गए, क्योंकि 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था तो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो पुर्तगालियों के प्रयास से ये व्यापारिक संबंध पुनः एक बार जुड़ गया। और दूसरा मतलब कह सकते हैं दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाला पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। अब हम आके यहाँ पढ़ते हैं पुर्तगाली कंपनी की स्थापना। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में खोला और द्वितीय फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कुन्नूर में खोला। फैक्ट्री का मतलब है कि यहाँ पर सभी जगह भारत के बाज़ार से सामान को खरीद कर एक जमा करने वाला स्थल, जहाँ जमा करके सामान को फिर एक साथ क्या किया जा सके, ले जाया जा सके। फैक्ट्री का अर्थ ये होगा। मुख्यालय हेडक्वार्टर अगर देखेंगे तो इन्होंने प्रथम हेडक्वार्टर कोचीन में ही दिया, कोचीन में ही खोला। और खोलने वाला कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो गवर्नर बन के आया था। 1530 ईस्वी में कोचीन से हटाकर अपना मुख्यालय गोवा को बना दिया और गोवा को बनाने वाला जो गवर्नर था वो था नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली गवर्नर में हम लोग को पढ़ना है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, जोवा डी कैस्ट्रो, अल्फांसो डी सूजा। हम इसके बारे में ये सब पढ़ लेंगे पूरा और उसके बाद हम एक एक करके पूरा गवर्नर का भारत में जब वो गवर्नर आए, पुर्तगाली गवर्नर आए तो उनका कार्यकाल क्या रहा और उन्होंने भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने में किस प्रकार के योगदान दिए हैं, तो हम वो पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। फ़िलहाल अभी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। उसके बाद देखेंगे पुर्तगाली व्यापार। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले जो भी जहाज़ थे, व्यापारिक जहाज़, उनसे ये कार्टेज पद्धति के तहत शुल्क लेते थे, तभी हिंद महासागर के क्षेत्रों में व्यापार करने की इजाज़त देते थे। इसके अलावा गोला बारूद और काली मिर्च पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने का इजाज़त किसी अन्य जहाज को नहीं था, ये केवल और केवल इसका व्यापार पुर्तगाली ही करते थे। चटगांव बंदरगाह को इन्होंने महान बंदरगाह की संज्ञा दिया है और नागपट्टनम बंदरगाह से ये लोग वस्त्र का निर्यात करते थे। एक बार फिर से हम इस टॉपिक को एक बार बढ़िया से समझ लेंगे, पुर्तगालियों का आगमन, कि वास्को डी गामा के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच का जो संबंध जो टूटा था कुस्तुनतुनिया के पतन के कारण, वो फिर से जुड़ गया। अर्थात कह सकते हैं कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय
वास्को डी गामा था और प्रथम पुर्तगाली भी वास्को डी गामा था, लेकिन द्वितीय पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। इसके बाद पढ़ेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ और इनका पहला फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में खुला और दूसरा फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कुन्नूर में खुला। इन्होंने अपना प्रथम मुख्यालय कोचीन में खोला और खोलने वाला अल्फांसो द अल्बुकर्क था, जो गवर्नर के रूप में आया था। अब 1530 ईस्वी में इन्होंने अपने मुख्यालय को चेंज कर लिया और गोवा को बना लिया और बनाने वाला था नीनो डी कुन्हा, जो इनके गवर्नर थे। पुर्तगाली गवर्नर में सबसे प्रमुख गवर्नर ये हैं, जैसे में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, जोवा डी कैस्ट्रो, अल्फांसो डी सूजा। हम इन लोगों के कार्यकाल को अगले टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे और इनका योगदान को देखेंगे कि पुर्तगाली शक्ति को भारत में स्थापित करने में इनका क्या योगदान रहा है। इसके बाद देखें पुर्तगाली व्यापार। पुर्तगाली लोग हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और अन्य जहाज़ों को जो पुर्तगाली नहीं है, दूसरे हैं, उन्हें इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए कार्टेज पद्धति के तहत शुल्क अदा करना पड़ता था। गोला बारूद, काली मिर्च, ये सब पर पुर्तगालियों का एक अधिकार था। पुर्तगाली के अलावा अन्य कोई व्यापार इसका नहीं कर सकते थे। इसके अलावा चटगांव बंदरगाह को इन्होंने महान बंदरगाह की संज्ञा दिया है और नागपट्टनम बंदरगाह से ये लोग वस्त्र निर्यात करते थे। तो हम अब इसको मिटाकर मित्र अगले टॉपिक को लिखते हैं कि किस तरह से इनका मुगलों के साथ संबंध रहा है, इनका पतन का क्या कारण रहा है और इनके गवर्नर का क्या यहाँ पर कार्य में योगदान रहा है। इन लोगों को, इस बातें को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हमने दोस्तों इसके आगे का टॉपिक पढ़ लिया था और कुछ टॉपिक्स बच गए थे, जैसे मुग़ल और पुर्तगालियों के बीच क्या संबंध रहे हैं और इसके बाद नवीन चीज़ों की शुरुआत, पुर्तगालियों के आने के बाद भारत में किस नई चीज़ों की शुरुआत हुई है उसके बारे में, और एक था अंतिम टॉपिक था पुर्तगालियों का पतन। ये तीनों पॉइंट्स को पढ़ना था, लेकिन उनमें तीनों को पढ़ाने के बाद भी आपका एक पॉइंट आपको छूटा हुआ था, जो हम आपको आगे भी बताए थे कि पुर्तगालियों का जो गवर्नर थे उनके कार्यकाल और उनका भारत की शक्ति, मतलब भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने में क्या योगदान रहा है, उसको पढ़ाने, वो टॉपिक छूट गया था। तो इसको पढ़ाने के बाद आपका पुर्तगालियों का एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं मुग़ल और पुर्तगाल के बीच। मुग़ल बादशाह अकबर को पुर्तगालियों से कार्टेज परमिट लेना पड़ा था और अपना कार्य करना पड़ा था। उसके बाद देखेंगे कि शाहजहाँ जो है 1632 ईस्वी में हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया। फिर आगे चल के 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने चटगांव से समुद्री लुटेरों को सफाया कर दिया, या फिर कहें कि पुर्तगाली जो चटगांव में समुद्री लुटेरों को बढ़ावा देते थे उनको पूरी तरह से औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। इस टॉपिक से मुख्यतः 2 से 3 पॉइंट ही आते हैं सवाल में जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आते हैं। तो पहला तो यही रहता है कि किस मुग़ल बादशाह को पुर्तगालियों से कार्टेज परमिट लेना पड़ा था, तो उसके इस स्थिति में उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। दूसरा सवाल ये रहता है कि किस मुग़ल शासक ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था और कब छीना था, तो इसमें हो जाएगा शाहजहाँ और 1632। 2-3 प्रश्न यहाँ के से देखने को मिलता है इस एरिया से। और एक ये है कि चटगांव से समुद्री लुटेरों को कौन से मुग़ल बादशाह ने समाप्त कर दिया और कब किया, तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब और 1668 ईस्वी हो जाएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के आगमन से नवीन चीज़ों का शुरुआत हुआ है, जैसे में कह सकते हैं कि तंबाकू का खेती का शुरुआत हुआ। तंबाकू, आलू, अनानास इत्यादि की खेती का पहली बार भारत में शुरुआत हुआ। और ये भी माना जाता है कि तंबाकू का पहला सेवन जो है, तंबाकू का जो सेवन किया था तो मुग़ल बादशाह ने किया था। उसके बाद गौथिक स्थापत्य कला का शुरुआत हुआ था। गौथिक स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग निर्माण करने की एक कला है, जिसको गौथिक स्थापत्य कला कहा गया। तो गौथिक स्थापत्य कला का जो आगमन हुआ है कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के द्वारा ही आगमन हुआ है। उसके बाद जहाज़ निर्माण कला, जहाज़ निर्माण की कला, क्योंकि भारतीयों को कभी भारत से पानी में उतरने या पानी को पार करके जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा, क्योंकि भारत से ही उनकी टोटल जो आवश्यकताएं थी वो पूरा हो जाता था, तो इसलिए कभी जाते नहीं थे। तो जहाज़ बनाने की कभी नौबत भी नहीं आई। लेकिन जहाज़ निर्माण, इसलिए जहाज़ निर्माण में भारतीय पीछे रह गए, लेकिन फिर भी पुर्तगालियों की वजह से यहाँ जहाज़ निर्माण की कला की शुरुआत हुई। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया, और इसलिए कहा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो हुआ है उसका जो शुरुआत हुआ है कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के द्वारा हुआ है। इसी को अभी कहते हैं मीडिया जो है वाक की स्वतंत्रता है, और कह सकते हैं कि ये शासन के चौथे स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार या जनक कहें तो गुटेनबर्ग को माना जाता है, जो जर्मनी के निवासी थे। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पुर्तगालियों के पतन। पुर्तगालियों के पतन के कई कारण हैं। एक तो है धार्मिक असहिष्णुता की नीति, जो केवल अपने ही धर्म को बढ़ावा दिए, अन्य धर्मों के साथ बेअदबी से पेश आए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण माना जाता है। दूसरा है कि बर्बरतापूर्ण समुद्री लूटपाट, क्योंकि जब देखेंगे आप ये बात को समझिए कि बर्बरतापूर्ण समुद्री लूटपाट की नीति में वो जो जहाज़ काटेज पत्ती के तहत शुल्क अदा कर देते थे, फिर भी उनके जहाज़ को लूटपाट कर लिया जाता था या फिर लूट लिया जाता था। इसके वजह से देखेंगे कि भारत में उनका कोई सहयोगी भी नहीं बचा है कि जो बाद में उसको सहयोग करे। अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, अल्बुकर्क के बाद कोई भी वैसा अधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी नहीं आया जो पुर्तगाली शक्ति को आगे बढ़ा सके। और अंत में है डचों एवं अंग्रेज़ों के साथ, दोनों के साथ कहिए, एक साथ दोनों के साथ उलझ गए। तो इस तरह से अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे पुर्तगाली गवर्नर के कार्यकाल और उनके योगदान। ने लगभग सभी टॉपिक को कवर कर लिया था और केवल एक टॉपिक बचा था पुर्तगाली गवर्नर, जिनमें से कुछ जो प्रमुख गवर्नर हैं जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया है। जैसे में पहला होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा, उसके बाद है अल्फांसो द अल्बुकर्क, और तीसरा है नीनो डी कुन्हा। ऐसे जिनमें इन तीनों से ही बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ हैं जो एक आध दो ही सवाल पूछते हैं। जैसे में होगा जोवा डी कैस्ट्रो, अल्फांसो डी सूजा। अंतिम में ये दो टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसका शासनकाल अगर देखेंगे तो 1505 से 1509 ईस्वी में रहा और 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए और इन्होंने हिंद महासागर पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को लागू किया या फिर अपनाए। 1508 ईस्वी में इन्होंने अल्मेडा संयुक्त मुस्लिम नौसेना बेड़े, जिसमें संयुक्त मुस्लिम नौसेना में मिस्र, तुर्की और गुजरात का सेना शामिल था, जिससे 1508 ईस्वी में चौल के युद्ध में अल्मेडा पराजित हुआ। 1509 ईस्वी में, अगले ही साल 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने इसी मुस्लिम संयुक्त नौसेना बेड़े को पराजित कर दिया। उसके बाद हम अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। क्यों माना जाता है, हम इसमें अभी बात कर लेते हैं। इसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया और पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि यहाँ उनकी पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाया जा सके। इसलिए इन्हें
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया और यही गोवा आगे चलकर पुर्तगालियों का मुख्यालय के रूप में, राजधानी के रूप में नजर आता है। 1511 ईस्वी में मलक्का पर और 1515 ईस्वी में फारस के खाड़ी में स्थित होर्मुज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा इन्होंने 1530 ईस्वी में कोचीन से मुख्यालय गोवा स्थानांतरित कर लिया और इन्होंने हुगली और मद्रास में पुर्तगाली बस्ती बसाए और मद्रास में जो बस्ती था उनका नाम था संथोमे। 1534 और 1535 ईस्वी में क्रमशः बेसिन और दीव पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में बेसिन को, अब 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। जोवा डी कैस्ट्रो इन्होंने बम्बई, चौल, सालसेट इत्यादि के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अल्फांसो डी सूजा, इसके शासनकाल में पहली बार भारत में कोई पादरी आया जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। दोस्तों, इतना ही में से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अब तक के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल देखे गए हैं, पूछे गए हैं और इतना ही से पूछा भी जा रहा है। तो हम लोग फिर से एक बार इस टॉपिक को एक बार दोबारा से कवर कर लेते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, जिसने हिंद महासागर के क्षेत्र पर एकाधिकार स्थापित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को लागू किया। इन्होंने 1508 ईस्वी में चौल के युद्ध में पराजित हुआ, लेकिन अगले ही साल 1509 ईस्वी में चौल के युद्ध मुस्लिम सेना को इसने पराजित कर दिया। उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन को बनाया और इन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ाया जा सके, पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाया जा सके। 1510 ईस्वी में इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और इस तरह से इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। 1511 ईस्वी में मलक्का और 1515 ईस्वी में होर्मुज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में अपना मुख्यालय कोचीन से स्थानांतरित कर गोवा को बना लिया और इसने हुगली और मद्रास में पुर्तगाली बस्ती बसाए। मद्रास में जो पुर्तगाली बस्ती था उनका नाम था संथोमे। कभी कभी इस बस्ती का नाम ही पूछ लेता है कि संथोमे पुर्तगाली बस्ती का नाम बताइए। 1534 और 35 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में इसने बेसिन पर कब्जा कर लिया, 1535 ईस्वी में दीव पर कब्जा कर लिया। जोवा डी कैस्ट्रो इन्होंने बम्बई, चौल, सालसेट आदि पर नियंत्रण कर लिया। अल्फांसो डी सूजा के कार्यकाल में भारत में पहली बार ईसाई पादरी आए जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। ये था हमारा दोस्तों पुर्तगालियों का आगमन, जो आपको टोटल एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा आपका डचों का आगमन, तो डच के आगमन के साथ हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।